फैसल जावेद यासीन, जहाँ तक मुझे पता है जावेद आपके फादर का नाम है, यासीन साहब को तो पूरा अररिया मेरे ख्याल से पूरा सीमांचल जानता है। किस तरह से देखते हैं इन नामों को? मेरे दादा ने जो नाम रखा था वो नाम है फैसल जावेद। जब मैं जॉब करता था तो मैं फैसल जावेद था। जब मैं यहाँ पे आया लोगों ने फैसल यासीन कहना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने फैसल जावेद यासीन कहना शुरू कर दिया। जब मैंने कहा कि मेरा नाम फैसल जावेद है तो लोगों ने फैसल जावेद यासीन कहना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे लगा कि ये नाम से लोग मुझे ज़्यादा पॉपुलर कर देंगे और लोग मुझे इस नाम से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। लोग मुझ में यासीन साहब का झलक, मोहम्मद यासीन का झलक देखना चाहते हैं, तो ये नाम मैंने भी अपने फेसबुक पर लिखना शुरू कर दिया। एक्चुअली यासीन नाम में हैदर यासीन साहब का, मोहम्मद यासीन साहब का एक झलक है और जो पूरे अररिया को दिखता है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि अररिया के लिए कुछ करूं। जो उनका जज्बा था, ये नाम नहीं एक अपने लिए क्या कर रहे हैं? फैसल जावेद यासीन नाम नहीं एक जज्बा है अररिया। अपने लिए क्या कर रहे हैं? अपने लिए इतना स्ट्रांग होना चाह रहे हैं कि किसी भी गरीब का, किसी भी आम आदमी का, किसी भी शोषित लोगों का जितना ज़्यादा चाहूँ मैं मदद कर सकूँ। अच्छा, आपके पोर्टफोलियो को लेके पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। आपकी मिसेज शायद जिला परिषद है ना, और ये जिला परिषद का जो प्रतिनिधि, ये कंसेप्ट आया कहाँ से? मैं दिल्ली में रहता था, मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। तो एक्चुअली जिला परिषद नहीं, जिला पार्षद जो पद है वो भी कन्फ्यूजन में है। लोग क्या है, जिला पार्षद को जिला परिषद ही बोल देते हैं। मैं अपने आप में, या मेरी मैडम अपने आप में एक बोर्ड नहीं हो सकती है, वो एक पार्षद हो सकती है, वो मेंबर है, तो वो मेंबर है और जिला परिषद। और रहा है कि प्रतिनिधि का प्रतिनिधि, तो मैं कभी भी अपने आप को एक प्रतिनिधि के तौर पे पेश नहीं करता हूँ। वो अपने आप में कैपेबल है, वो बहुत सारा काम करती हैं और जहाँ उनको मेरी ज़रूरत होती है, जैसे आम कार्यकर्ताओं से और क्या वो सरप्रस्त लोगों से कुछ करना चाहते हैं लोग, तो जाहिर सी बात है कि वो हम मुझसे करवाती है, मैं हेल्प करता हूँ उनका। इंडिया के बारे में पता है? इंडिया के बारे में कहा जाता है इंडिया इज़ ए मेल सोवेनिस्टिक कंट्री, पुरुष प्रधान देश है। अगर औरतों को कुछ पोस्ट भी मिल जाता है तो फिर भी हैंडल हस्बैंड कर रहे हैं या उसके पापा कर रहे हैं, गार्जियन कर रहे हैं। अगर पोस्ट और वर्क पोर्टफोलियो से आप देखिएगा तो मुझे तो लगता है कि इंडिया में महिलाएं हावी हैं। उसका रीज़न ये है कि जो किचन होता है वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और परिवार का जो हेल्थ होता है वो उनके हाथों में होता है। आप देखेंगे कि जैसे बोलते हैं वीमेन एम्पावरमेंट है, वीमेन रोज़गार, खेतों में जो गेहूं काटते हुए देखेंगे आपको, वो आप महिलाएं देखेंगे मैक्सिमम। तो ये ऐसा कहना बहुत ये है कि बहुत अंतर है इस समाज में। हाँ, डिवाइड किया हुआ है आपका जॉब, लेकिन दोनों सिमिलर कह सकते हैं, इक्वल कह सकते हैं, लेकिन हर चीज़ तो 100% पैरेलल नहीं हो सकता ना। तो इक्वल है, सिमिलर है, बट पैरेलल नहीं है। तो ऑब्वियसली मुझे जो टास्क मिलता है उनके तरफ से हम करते हैं। इलेक्शन लड़ने का इरादा है कि छोड़ चुके हैं? इलेक्शन, आप किसी भी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के लोगों को आप ये सवाल करेंगे तो बहुत अटपटा लगेगा। जाहिर सी बात है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, मैं भी बढ़ना चाहता हूँ आगे। आ रहे हैं इस बारे में? किस पार्टी से आ रहे हैं वैसे भाई? बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, जनता से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ और बिल्कुल आऊँगा। जनस्वराज से जुड़ा हुआ हूँ, इंशाल्लाह टिकट मिलेगा तो लड़ूंगा। जनस्वराज पे क्या रेपो है लोगों का? जनस्वराज का रेपो ये है कि जो भी नई पार्टियां आती है, जिस दुश्वारियों से लोगों को गुजरना पड़ रहा है पार्टियों को, उस तरह जैसे अभी जो भी पार्टी आएंगे, आप भी एक पार्टी बनाएंगे तो कहेंगे ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है। तो मैं भी ये कहता हूँ कि हाँ, हम बी टीम है, कांग्रेस, आरजेडी, भाजपा, जदयू ए टीम है। ए टीम ने बहुत दिन तक राज किया, अब बी टीम आके इन सबको ख़त्म करेगी। अब बी टीम का राज आएगा, बी फॉर बेस्ट है, तो हम लोग बी टीम है। अच्छे, मान लिया यहाँ पे मेले बन गए, 3 ऐसा बड़ा काम क्या कीजिएगा उसके बाद? सबसे पहले जो लोगों का मस्तिष्क बंद हुआ है नशाखोरी की वजह से, इस चीज़ को लोगों का दिमाग खोलूँगा और नशा छुड़वाने का पूरा कोशिश करूँगा। दूसरा डायरेक्ट आएगा एजुकेशन। एजुकेशन पे जो है, जो पढ़ाई, जो भी टीचर हैं, अगर वो कैपेबल टीचर हैं, जाहिर सी बात है अच्छे से पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो उससे कोशिश करूँगा। और कैपेबल नहीं है तो ट्रेनिंग करा के हर गांव में, हर मोहल्ले में एक अच्छे स्कूल का स्थापना होगा। अगर जहाँ मैं इसको स्थापना नहीं कर पाऊँगा, वहाँ जो होता है ना कि आप एक्सट्रैक्ट करूँगा, जो स्कूल स्थापित है उससे एक्सट्रैक्ट करके बच्चों को अच्छा पढ़ाऊँगा। तीसरा, जो मुझे सबसे ज़्यादा दर्द होता है कि यहाँ के लोग अपने बीवी बच्चे को छोड़कर आखिर बाहर कैसे रहते हैं, हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है। तो उन लोगों को कोशिश करूँगा यहाँ लाने का। और वो कैसे करूँगा? मैं कोशिश करूँगा कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ आए। मुझे लगता है कि जो मेरा रिलेशन है कॉर्पोरेट से और बड़ी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉयज़ से, वो हमारी बात मान के यहाँ आ सकते हैं।
और जाहिर सी बात है वो हमारी बात मानेंगे। और अब नीतीश सरकार तो रहेगी नहीं, जिससे अफसरशाही है और जो गुंडागिर्दी है, जिस डर से कंपनी यहाँ आना नहीं चाहती थी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अररिया में बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी। और अररिया के बहुत सारे लोग हैं जो विदेश में और इस जगह अपनी अपनी कंपनी खोले हुए हैं, तो उनसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे लाएँ कंपनी को और रोज़गार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। और एक और आपने 3 सवाल किया था, मैं अगर इजाज़त हो तो 4 चीज़ बताऊँ। दूसरा ये है कि मैं चाह रहा था कि जो कल्चर है उसका प्रमोशन हो, और ख़ास के मीडिया, जो मीडिया हमारे समाज के चीज़ों को दिखा सकती है अच्छे से, उसके लिए एक कम से कम अगर सरकारी स्तर पे नहीं, सोशल स्तर पे जो अच्छे लोग हैं उनके लिए, मतलब कि जो मनी पावर है, जो उनका क्या बोलते हैं दिनचर्या चलने के लिए जो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन लोगों के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि एक रेवेन्यू मॉडल हो जिस पे वो खुल के काम करें। कल हो के अगर मेरे खिलाफ भी उनको रिपोर्टिंग करना हो तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। उन्हें किसी मतलब कि सीमांचल का जो एरिया है उसमें मीडिया का इस्टेब्लिशमेंट इस तरह से किया जाए कि यहाँ के इशूज़ को वो पूरा नेशनल लेवल पे दिखाया जाए। तो उसके लिए जो सैलरी मॉडल है लोगों का और सर्वाइवल मॉडल है, उस पे हम लाएंगे। और सारे जो मीडिया हैं जिसके व्यूज़ जाते हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, जिसकी वॉइस ओवर अच्छी है, उनके लिए बेहतर काम करने का हम लोग कोशिश करेंगे। आप बोची में बैठे हैं, कारी जसीम साहब का ये गांव है, अभी इन्होंने प्रोग्राम भी किया था, आप उसी में आए भी थे, तो कुछ अपने तासुरात कारी जसीम साहब के बारे में बताएं। जसीम साहब हमारे जानकारी में काफ़ी अच्छे लोग हैं और अररिया लाइव न्यूज़ चलता है उनका, और बोची मदरसा के सेक्रेटरी भी हैं, और हमेशा सोशल मीडिया पे अच्छा काम करते रहते हैं, फील्ड में अच्छा काम करते रहते हैं, और लोग इनको काफ़ी जानते हैं। अच्छा, मैं जब यहाँ के लोगों से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि अब नया चेंज की ज़रूरत है, अब कितना पुराना ट्रेडिशनल चीज़ों को देखूं, तो फैसल यासीन जावेद एक बड़ा प्रोमिनेंट फिगर है अगर वो असेंबली में जाते हैं तो। लेकिन ये तो बोची, क्योंकि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ आते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो दूसरे जगह में आप कैसे वर्क कर रहे हैं, लोग कैसे आपको कंसिडर करें कि आप एक एमएलए का एक प्रोमिनेंट कैंडिडेट हैं? देखिए, आज जो है ये जो प्लेटफॉर्म था ये कोई सियासी नहीं था, तो आप मुझे इस तरह फंसा रहे हैं। लोग कहेंगे कि जो यहाँ पे वक्फ का मामला था उस वजह से वो अपना ये चमका रहा है, लेकिन आपने सवाल कर लिया है तो मैं आपको ये भी बता दूँ, ये प्लेटफॉर्म नहीं है। खैर, जहाँ पे प्रोग्राम हुआ था वहाँ से मैं बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, इस बार जो है आबिदुर रहमान चचा साहब जो हैं उनको वोट देने के लोग मूड में बिल्कुल है नहीं, जदयू भाजपा को वोट देंगे नहीं। तो वैसे में मुझे लगता है जो मेरा कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए, आंदोलन के थ्रू, पेपर पेन के थ्रू और लोगों से भेंट मुलाकात, वैसे में इस बार मुझे बहुत आसान लगता है कि हम विधानसभा बोची वालों के रहमो करम पे या समाज के यहाँ के रहमो करम पे जो हमारा क्षेत्र है और हमारा घर हो, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी हो, इन लोगों के मेहनत से हम ये चुनाव आसानी से जीत रहे हैं। क्योंकि हम लोग मीडिया में रहते हैं, लोगों से बातें होती रहती हैं, तो यहाँ पे क्योंकि लोकल न्यूज़ को कवर करते हैं तो लोकल लोगों से हमेशा मुलाकात होती रहती है। तो डिफरेंट क्योंकि एक इलेक्शन होता है तो डिफरेंट कैंडिडेट आते हैं, उसमें आपका भी एक नाम आता है लोग। लेकिन होता ये है कि जब जन स्वराज की बात आती है तो लोगों को थोड़ा डाउट होता है। वो ये कहते हैं कि फैसल अगर इंडिपेंडेंट खड़ा हो तो हमारे लिए बेहतर ऑप्शन है, और जन स्वराज को लेके हमें डाउट है। आप इसको किस तरह से देखें? कंटिन्यू पब्लिक से मशवरा कर रहा हूँ और भी मशवरा कर लेता हूँ, पब्लिक जो बोलेगी वो किया जाएगा। लेकिन जो कोई भी अगर नई पार्टी होगी, क्योंकि उस पार्टी के मैं कोर मेंबर में हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जो इस्टेब्लिश पार्टी है कांग्रेस और भाजपा, ये लोग हमेशा कोशिश करती है एक दूसरे का बी टीम बनाने का। जैसे अब दिलीप जायसवाल जी हैं, वो कहते हैं कि ये आरजेडी कांग्रेस की बी टीम है। दिलीप जायसवाल जी का लगातार बयान आ रहा है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों जो अलग अलग पार्टी हैं, ये दोनों आपस में रहना चाहते हैं, तीसरे को आना नहीं देना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं। तो ये भी तो लड़ाई है कि लोकतंत्र में अगर कोई पार्टी इस्टेब्लिश होना चाह रही है तो उसे होना चाहिए। अभी तो आपने ये बोल दिया कि जब मैं जीतूंगा 3 मेरे बड़े काम हैं, 4 बड़े काम होंगे इंस्टेंटली। लेकिन अब ये बताइए, अभी आपने ऐसा क्या काम किया कि लोग ये कहें कि हाँ फैसल जावेद ये हमारे बीच रहते हैं और इन्होंने ये बड़ा काम किया इसलिए हम इनको वोट कर रहे हैं? शायद ये सवाल आपको आम लोगों से करना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर नेता अपनी तारीफ़ करता ही है। लेकिन मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपके चांदनी चौक का नाम बदलने की साजिश हो रही थी दीनदयाल उपाध्याय चौक, इन लोगों को पता है। तो उसके बाद हमने उसको रुकवाने का काम किया,
अररिया अस्पताल में सीटी स्कैन, एक्सरे, ब्लड बैंक का एक बड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद वो लगा। अब घर से जिस तरह बच्चों का किडनैपिंग होता था, वैसे ट्रैक्टर का किडनैपिंग होना शुरू हो गया था। फिरौती ली जाती थी अधिकारी के द्वारा, तो उस पर हमने आंदोलन किया। संडे को डीएम को ऑफिस खोल के हमें आश्वासन किया, आज वो ट्रैक्टर चल रहा है जो रोड पर वो ट्रैक्टर दिखता नहीं था। और जिस क्षेत्र में से बोची अस्पताल हो गया, हरिया अस्पताल, और उसके बाद मदनपुर अस्पताल और बरगाछी अस्पताल, इन सब चीज़ों के लिए हमने आंदोलन किया था जो हमारे क्षेत्र में नहीं था। तो लेकिन उसका भी असर आया। वो मतलब कि ऑनलाइन ऑफलाइन आप चेक कर सकते हैं, वो सब किया। जाहिर सी बात है कि जो मैंने पब्लिक को कभी ये नहीं बोला कि ये हमारे अंदर नहीं है। मैंने पब्लिक को हमेशा बोला कि जो हमारे अधिकार क्षेत्र में या हमारे जिला पार्षद के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उससे अलग अगर हम कुछ करना चाहते हैं, हम आपके सहयोग से लेंगे। हमें पब्लिक पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, तो हम लोगों ने पब्लिक के साथ आंदोलन करके बहुत सारी बातें मंगवाई हैं। आपने देखा होगा, भ्रष्टाचार को मैं विरोध करता हूँ, बर्दाश्त नहीं करता हूँ। अपने कर्मचारी ने केस किया, आवास सहायक केस करना चाह रहे थे, उसके बाद फिर आपने देखा होगा बिजली ऑफिस ने केस किया। और इन पब्लिक की वजह से, पब्लिक प्रेशर में मैं आज बाहर हूँ। अररिया से आप लड़ेंगे तो अररिया के लोगों के लिए क्या मैसेज है? अररिया के लोगों के लिए सिंपल मैसेज है, ढोने वाला, खींचने वाला काम ना कीजिए। आबिदुर रहमान चचा को इस बार वोट आप लोग नहीं दे रहे हैं, मुझे पता है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास जदयू भाजपा, उसको भी आप नहीं दे रहे हैं। लेकिन इन सब के लिए आपको किसी कैंडिडेट को शुरुआती बढ़त देना बहुत ज़रूरी है। मैं चाह रहा हूं कि आप मुझे शुरुआती बढ़त दीजिए, और हम एक अरमान के साथ यहाँ पे अररिया में आए हैं। लाखों की नौकरी छोड़कर अगर आपकी खिदमत में आए हैं तो अररिया के लिए कोई एक प्लान होगा, एक अरमान होगा। उन सब चीज़ को पूरा आपको हम करके देंगे। दर्शकों के लिए क्या मैसेज देंगे? कोई भी अच्छा चैनल है, आप उसे लाइक कीजिए, व्यू और शेयर कीजिए, और लोगों को सब्सक्राइब करने कीजिए। क्योंकि एक्चुअली जो मैंने यहाँ तक फील किया है, ये जो चैनल्स होते हैं तो इनको कोई रेवेन्यू मॉडल होता नहीं है। इनको एक खुशी, एक एक्साइटमेंट लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइबर से मिलता है। तो कम से कम आप कुछ दे नहीं सकते हैं, तो आप कुछ उनको पे नहीं कर सकते हैं। कम से कम हौसला दीजिए। हौसला देने का सबसे अच्छा तरीका है आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, कम से कम सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। आपने हमसे बात किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।